आज के इस खास सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इतिहास से संबंधित एक बेसिक जानकारी जो हमें इतिहास को जानने में मदद पहुंचाएगा। उनको हम आज के सेशन में जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास कहां से प्रारंभ होती है, इनके प्रमुख कितने भाग हैं और वह किस तरह से इतिहास को जानने में हमारे लिए मदद पहुंचाती है। बेसिकली हम यह जानते हैं कि इतिहास की जो शुरुआत है वह विशेष रूप से मानव की सभ्यता से लेकर के मानव की सभ्यता के विकास को लेकर के उनकी अतीत से वर्तमान की कड़ी को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। खास करके जब हम इतिहास को जानते हैं तो इतिहास को जानने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि इतिहास क्या एक विशेष रूप से कहानी है या इन्हें हम एक ईस्वी सन से कोई शासक के रूप में कोई वैसे लोगों के साथ हम जोड़ करके उनकी एक श्रृंखला तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास शुरुआत कहाँ से हुई है, आज की वर्तमान स्थिति क्या है और आज की स्थिति और इतिहास से सीख करके भविष्य की क्या राह बन सकती है। आज के सेशन में जानेंगे। आज के क्लास में लास्ट में हम ये बताएंगे कि इतिहास के कौन कौन से वैसे फैक्ट्स हैं जो हमेशा निरंतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हम बिना समय गंवाते हुए ये शुरुआत करते हैं कि इतिहास को बेसिकली 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि भारतीय इतिहास में मूलतः इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। लेकिन इतिहास ये 3 भागों में ही सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि इतिहास के साथ साथ विश्व इतिहास को भी जाना जाता है, जिसमें हम विश्व युद्ध को देखते हैं। जब भारत जो है या भारत में विभिन्न प्रकार की सभ्यता विकास कर रही थी, उस समय विश्व पटल पर अन्य विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं किस तरह से विकसित हो रही थी, वे सारी व्यवस्थाएं, ये सारी जानकारी हमें विश्व इतिहास में देखने को मिलती है। यानी कि हम देखते हैं कि विश्व इतिहास में जैसे मध्य यूरोप का स्थिति, औद्योगिक क्रांति किस तरह से आती है, प्रथम युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध किस तरह से आती है, राष्ट्रसंघ का निर्माण किस तरह से होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वह विश्व इतिहास में हमें जानने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यह जानने को मिलेगा आज के क्लास में कि किस तरह से और क्यों इतिहास को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब इतिहास का एक बड़ा भाग है तो उस भाग को जब हम डायरेक्टली प्रवेश करेंगे और सारी चीज़ों को रैंडमली पढ़ने जाएंगे तो क्या होगा, हम इतिहास को समझ नहीं पाएंगे। और इसी कारण से इतिहास को अलग अलग भागों में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास में। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास में किन चीज़ों को स्थान प्राप्त है। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का समय काल कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में यदि आपको कोई पूछ देगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कालखंड यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का समय भाग जो है वह कब से कब तक है, तो यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास का जो समय कालखंड है वो 2500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक हम उसको मानते हैं। इस बीच में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आता है, वह अपनी एक नगरीय व्यवस्था को डेवलप करता है और नगरीय व्यवस्था को डेवलप करने के साथ साथ वह एक उन्नत प्रकार की व्यवस्था को डेवलप करते हुए, विकास करते हुए, नगर नियोजन व्यवस्था को विकसित करते हुए एक विश्व पटल पर अपनी सभ्यताओं को एक नए आयाम में पहुंचाने का प्रयास करता है। और ठीक उसी प्रकार से जैसे वह विकास की ओर अग्रसरित होता है वह अंत भी होता है। यह भी एक अंत जो है वह एक अनसुलझा पहलू वर्तमान समय में भी बना हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता किन परिस्थितियों में विलुप्त हुआ और किन कारणों से विलुप्त हुआ। दूसरा जो भाग है वह वैदिक काल है। क्योंकि आज के समय में हम जितनी भी वेद को देखते हैं, वेदांग को देखते हैं, ऋचाओं को देखते हैं,
ये सारी पुराण को देखते हैं, काव्य को देखते हैं, महाकाव्य को देखते हैं, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, सारी जो चीज़ों की रचनाएं की गई थी वह वैदिक काल में ही रचनाएं की गई थी। वैदिक काल मूलतः दो भागों में विभाजित किया गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्योंकि ऋग वैदिक काल का जो समय काल है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक काल माना जाता है। और इसी बीच में जो है वह 1000 ईसा पूर्व में हमारी क्या होती है, 1000 ईसा पूर्व में हमारी लोहा का आविष्कार होता है। और जैसे ही लोहा का आविष्कार होता है युद्ध की श्रेणी बदल जाती है, साम्राज्य जो है वह बड़े भाग में उसको स्थापित करने में उसका आयाम लगता है। तो विशेष रूप से वैदिक काल में ये सारी घटनाएं देखने को मिलती है। उसके बाद जैसे ही वैदिक काल आया, वैदिक काल खत्म होने के बाद महाजनपद कौन होना स्टार्ट हुआ, महाजनपद का और मौर्य साम्राज्य का स्थापना होना स्टार्ट हुआ। यानी कि महाजनपद यानी कि 16 महाजनपद हुआ करते थे और वह 16 महाजनपद में मगध एक ऐसे साम्राज्य था यानी कि महाजनपद था जिन्होंने बड़े मात्रा में बड़े क्षेत्र तक अपनी विस्तार को उन्होंने सुनियोजित ढंग से स्थापित करने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में महाजनपद के बाद जो है वह मौर्य आते हैं, अशोक जो साम्राज्य आता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम यहाँ पे देख पाते हैं। उसके बाद जो है वह गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है? ऐसा नहीं है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है यानी कि उस काल में विभिन्न प्रकार की जो स्वर्ण की मुद्राएं बहुतायत में चलती थी, ऐसा नहीं था। यानी कि गुप्त काल को स्वर्ण युग इसलिए विशेष रूप से कहा जाता था क्योंकि हम यहाँ देख पाते हैं गुप्त काल का जो समय काल है 320 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक। और इस काल में जो है वह विभिन्न प्रकार की कला, विज्ञान, साहित्य और गणित से संबंधित इस समय काल में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं डेवलप्ड हुई थी। और इसी कारण से गुप्त काल को स्वर्ण एरा भी कहा जाता है, स्वर्ण युग भी बोला जाता है। इसी तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको देखने को मिलेंगे धर्म से संबंधित जो हमारे विभिन्न प्रकार की धर्म में विकसित विकास होता है, दर्शन से संबंधित साहित्य में रचनाएं की जाती है और विभिन्न प्रकार की विज्ञान में उन्नति भी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगी। तो यह विशेष रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें ये चीज़ देखने को मिलता है कि विशेष रूप से क्या बोला जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, कहीं कहीं में 2500 से लेकर के 1550 ईसा पूर्व भी है। यानी कि NCERT के डाटा के अनुसार जो है तो आपका 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व भी माना जाता है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा आता है, मोहनजोदड़ो आता है, उनकी नगर नियोजन व्यवस्था आती है, नगर निकाय प्रणाली आती है, ये इनकी विशेष रूप से उनका योगदान देता है। वैदिक काल में ठीक उसी प्रकार से 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो है वह इनकी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है यानी कि समय काल देखने को मिलता है। इसमें विभिन्न प्रकार की समाज जो है वह डेवलप करता है, विकसित की ओर चलता है, समाज जो है विकास करता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि महाजनपद का जो है वह वैदिक काल में ऋग्वेद वेदों का निर्माण होता है। समाज में जो है वह वर्ण व्यवस्थाएं इस समय काल में डेवलप्ड होती है। ठीक है, उस तरह से जनपद जो है महाजनपद का 600 ईसा पूर्व से लेकर के 320 ईसा पूर्व तक 16 महाजनपदों का उदय होता है। उसके साथ साथ बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय भी इसी समय काल में यानी कि महाजनपद ईरा में काल में ही देखने को मिलता है। मौर्य साम्राज्य का जो है वह जो उदय होता है प्राचीन भारतीय इतिहास में 321 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक हमको देखने को मिलती है गुप्त काल को। ठीक है, और मौर्य काल को इसी प्रकार से क्या बोला जाता है 321 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक आते हैं, इसके अलावा अशोक जैसे शासक आते हैं, कलिंग विजय करते हैं और वहाँ से धर्म की नीति ही पूरी तरह से बदल जाती है। इस तरह से गुप्त काल का जो है वह 320 से लेकर के 550 ईस्वी के बीच इनकी शासनकाल चलती है और इसको यह स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है। ठीक है, यह स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है, हमने जस्ट अभी चर्चा किए कि कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और विभिन्न प्रकार की संसाधनों के रूप में उन्होंने विकास को अग्रसारित करने का प्रयास करा था। इसी कारण से उनको स्वर्ण युग बोला जाता है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्राचीन भारतीय इतिहास में जो उपलब्धि है वह विज्ञान के क्षेत्र में भी उतनी ही है जितनी गणित के क्षेत्र में है, जितनी चिकित्सा के क्षेत्र में है उतनी साहित्य के क्षेत्र में भी है, और जितनी साहित्य के क्षेत्र में है उन्हें कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका देखने को प्राप्त होती है। ये था हम लोगों का प्राचीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जब हम देखते हैं तो यह विशेष रूप से सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, मुगल कालीन साम्राज्य, क्षेत्रीय राज्य और भक्ति आंदोलन में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ विज्ञान, कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला की प्रगति और सामाजिक और आर्थिक रूप में परिवर्तन देखने को आपको मिलते हैं। तो यहाँ हम देख पाएंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो समय काल है वह दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव रखी जाती है, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश जैसे एक शासक जो है इस क्षेत्र में आते हैं और लंबे समय तक वह लगभग जो है वो 320 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक इसमें विभिन्न प्रकार के शासक आते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है वह गुलाम वंश के द्वारा नींव रखी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वह सत्ता जो है वह परिवर्तन होती चली जाती है, यानी कि साम्राज्य में अलग अलग प्रकार के शासक आते हैं। उसी प्रकार से जो है वह मुगल साम्राज्य में बाबर आते हैं, अकबर आते हैं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के द्वारा इस क्षेत्र में शासन करा जाता है। और संपूर्ण मध्यकालीन भारत का जो क्षेत्र है, समय काल है, वह 1200 से लेकर के 1700 ईस्वी तक जो है वह लगभग माना जाता है। तो इस क्षेत्र में क्षेत्रीय राज्य के रूप में राजपूत का युग देखने को मिलता है, मराठा प्रशासन का, विजयनगर साम्राज्य का और बहमनी सल्तनत का, बहमनी साम्राज्य के जैसे शासकों ने जो है वह अपना क्षेत्र को विस्तार से अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया और अपने आपस में भी युद्धरत रहे थे, मतलब यह कह सकते हैं वह आपस में लड़ते झगड़ते थे। ठीक है। उसके अलावा भक्ति आंदोलन के रूप में इस काल में, मध्यकाल में रामानंद जैसे जो है वह देखने को मिलते हैं, कबीर जैसे मिलते हैं, तुलसीदास जैसे मिलते हैं, मीरा और गुरु नानक जैसे जो है वह वैसे व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं जिन्होंने मध्यकाल में एक बहुआयामी जो आंदोलन किए और साहित्य के रूप में भी, और उन्होंने समाज को एक नए सिरे से प्रेरित करने के लिए, धर्म से जागरूक करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उसके अलावा जब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की उपलब्धि के बारे में पढ़ेंगे तो कला एवं स्थापत्य कला इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। आज के समय में जो 7वां अजूबा में ताजमहल मौजूद है वह मध्यकालीन भारतीय इतिहास के समय काल की ही योगदान रही है। उसके साथ साथ कुतुब मीनार जैसे जो कृति जो है उसको बनाई गई है, साहित्य की रचनाएं की गई है, अलग अलग प्रकार की संगीत और चित्रकला के क्षेत्र में भी जहांगीर की जो चित्रकला जो है वह उसको कला एवं वास्तुकला के साथ साथ चित्रकला का भी अहम योगदान जहांगीर के समय में हमको देखने को मिलती है। तो ये था मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अब इसके अलावा हमारे पास आधुनिक भारतीय इतिहास में हमको देखने को मिल रहा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपियन का आगमन होता है। जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आता है तो उनकी मंशा यहाँ की क्या थी कि इस क्षेत्र में शासन करेंगे, उस प्रकार की मंशा उनके पास नहीं थी। लेकिन जब जैसे जैसे उन्होंने व्यापार को विस्तारित करता चला गया, धीरे धीरे करके वह अपना विस्तार करते चले गए और यहाँ की लोगों की व्यवस्थाओं को उन्होंने देखना स्टार्ट किया, यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं को देखना स्टार्ट किया। यूरोपियन आगमन होने लगे और ब्रिटिश शासन का हुकूमत जो है वह बढ़ता चला गया। और इसी संदर्भ में 1857 का जो है वह स्वतंत्रता संग्राम चलता है। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख चरण चलते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 में होती है और किस तरह से इसके बाद जो है वह विभिन्न प्रकार के जो है वह जन आंदोलन से 1947 में आज़ाद हुए और इसके बाद संविधान के निर्माण की नींव रखी जाती है और जो भारत के विकास में वह अहम ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की प्रयास करता है। तो इस तरह से यूरोपियन का आगमन जो है वह यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। पुर्तगीज आते हैं, डच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं और अंग्रेज आते हैं। इसी प्रकार से ब्रिटिश शासन की स्थापना जो है वह पलासी का युद्ध 1757 में होता है। वहाँ से बक्सर का युद्ध, यहाँ से जो है वह अंग्रेजी हुकूमत जो है वह विशेष रूप से प्रभाव डालने का
प्रयास करता है, यानी कि व्यवस्थाओं को वह एक जगह संकुचित कर देता है, वहाँ से कंट्रोल करने का प्रयास करता है, और वह जो है दूसरे क्षेत्र को विजित करने की रणनीति भी यहाँ से बनाने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार से 1857 की क्रांति का जो है वह संग्राम जो है वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में यूँ ही, यानी कि 1857 में तो 1947 में हम देख पा रहे हैं कि हम आज़ाद हुए, परंतु 1857 की क्रांति जो आगाज़ हुआ था 100 साल पहले ही लिखी गई थी। उसके बाद 1757 में जो है वो उसकी नींव रखी गई थी, यानी कि 100 साल के दरमियान के बीच में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं को देखा गया, और अंत में हम इस तरह से क्या हो गए, स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष रूप से गांधी जी के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलते हैं। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, यह सारी व्यवस्थाओं को हम यहाँ पे देख पाते हैं। और इस तरह से स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को होती है, जिन्हें हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते आए हैं। इस प्रकार से उसके बाद जो है वह संविधान की नींव रखी जाती है, विकास होता है, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र भारत के रूप में हम उसमें पैर रखते हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रगति के रूप में हम एक नींव डालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस तरह से आधुनिक भारतीय इतिहास के भाग में हमने देखा कि किस तरह से आधुनिक भारत जो है वह विशेष रूप से प्रभाव डालने का प्रयास किया हो, और यहाँ से ही एक नए भारत का आज़ादी के बाद जो है वह विकास की ओर अग्रसरित होती है। अब देखते हैं कि विश्व इतिहास की जो प्रमुख भाग है वह है प्रागैतिहासिक काल। जिस तरह से हमने यह देखा कि जिस तरह से हम यहाँ देख पाते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में भारत विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को डेवलप करते चला गया, उसी प्रकार से विश्व इतिहास में भी विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं आती है और यहाँ विकास करता है। इसमें मिस्र की सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया की सभ्यता इंपॉर्टेंट है, यूनान की सभ्यता इंपॉर्टेंट है, रोम की सभ्यता इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ की विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं आती हैं, और आने के बाद वह एक सभ्यता को विकास की ओर अग्रसरित करता है। उसके बाद मध्य युग आते आते जो है मध्ययुगीन यूरोप को हम लोग देखने को मिलता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस युग में जो है विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं में परिवर्तन होती है, सामंतवादी व्यवस्थाएं आती है, विभिन्न प्रकार के धर्म सुधार आंदोलन होते हैं। उसके बाद जो है वो औद्योगिक क्रांति का विकास होता है, और औद्योगिक क्रांति का जैसे ही विकास होता है इसके बाद विभिन्न प्रकार की देशों की खोज, यानी कि भौगोलिक खोज की दशा उत्पन्न होती है। यानी कि जब आप उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए तो एक विशेष रूप से बाजार होना चाहिए, और उस बाजार की खोज को ही हम भौगोलिक खोज के रूप में मानते हैं। इसके बाद जो है वो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह 1914 से 18 तक चलता है, और उसके बाद जो है वो 39 से लेकर के 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। और इसके बाद ही विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया जाता है, और समकालीन विश्व की नींव रखी जाती है कि अब बहुत हो गया है युद्ध लड़ाई, अब हम लोग विश्व पटल पर किस तरह से एकत्रित हो करके विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को हम देख सकते हैं, उनके लिए बात चलती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख पाए कि विश्व इतिहास में हमारे पास प्रागैतिहासिक काल में मानव की उत्पत्ति होती है, और मानव की उत्पत्ति के रूप में प्रासंगिक जो है वह विकास होती है, पारंपरिक रूप से वह विकसित होती है, और प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान, रोम जैसी सभ्यताएं जो है वह विकास होती है, और नए भाग में हमको देखने को मिलता है। मध्य युग में हम जैसे देख पाते हैं कि सामंतवाद का उदय होता है, और वर्ग व्यवस्था का प्रभाव किस तरह से देखने को मिलता है, और इस प्रकार से युद्ध वगैरह होती है। औद्योगिक क्रांति चलती है 18वीं शताब्दी में, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में युद्ध मतलब क्रांति के बड़े आयाम देखने को मिलती है। इसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध होती है, द्वितीय विश्व युद्ध होती है, और जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होती है तो विश्व शांति की ओर अग्रसरित होती है, और राष्ट्र संघ का निर्माण किया जाता है। और इसी के साथ समकालीन विश्व में हम कदम रखते हैं, और वर्तमान समय में जितने भी जियोपॉलिटिक्स हो रही है और उनका प्रभाव हमें देख पा रहा है, वह समकालीन तकनीक युग का, शीत युद्ध के बाद के प्रभाव का, वैश्वीकरण के युग के प्रभाव का, और तकनीकी युग के प्रभाव के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। इस खास सेशन में हमने चर्चा करने का प्रयास किया था कि इतिहास का एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन सबको साझा किया जाए, ताकि इतिहास से संबंधित जितनी फैक्ट्स है उन सारी चीज़ों को जानकारी
एक प्रॉपर वे पे जान के रह सके, कि हम रैंडमली पढ़ के हम जान सके कि इतिहास कहाँ से कहाँ तक है, और इनकी गत तक हम जानने की प्रयास करेंगे। तो ये था आज का सेशन। यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका अगला अध्याय में प्राचीन भारतीय इतिहास के जो प्रमुख भाग है उन सारे भाग को इसी तरह से अलग अलग पार्ट वाइज हम लोग जानने की प्रयास करेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से आया, किस तरह से उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, वहाँ किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, और किस तरह से वैदिक काल जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आती है। ये सारी सभ्यताओं को, इन सारे प्राचीन भारतीय इतिहास को, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, आधुनिक भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास को हम अलग अलग रैंडमली इस तरह से जानने की प्रयास करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।